नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका सूद आज आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है उस वीडियो में हम लोग कुछ नया चीज़ सीखने वाले हैं। दोस्तों, आज हम लोग आपको कार्बन पढ़ाने वाले हैं जो कि CHS और JNV क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक जो हम लोग का है वो है कार्बन। आज हम लोग कार्बन के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको कार्बन पूरा समझ में आ जाए और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, तभी आप पेपर में कार्बन से जो प्रश्न उठेंगे उन्हें आप कर पाएंगे, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए आइए बिना देर करते हुए हम लोग आपको पढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा आज की जो हमारी हेडिंग है कार्बन। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कार्बन को दोस्तों पीरियोडिक टेबल में 6ठा स्थान मिला है। ऐसे कहिए तो कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 6 होता है। क्या होता है? 6। और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। क्या होती है? 4। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कार्बन का जो संकेत होता है वो C होता है। क्या होता है? C होता है। तो अब आप हम लोग पढ़ते हैं कार्बन के बारे में। थोड़ा सा आगे देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है। यहाँ देखिए कि कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है दोस्तों? अधातु है। ये धात्विक है। ठीक है, यह प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मतलब दोस्तों, यह प्राकृतिक में एकदम मुक्त स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है तथा दूसरे तत्वों के साथ संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। तो देखिए, पहला तो एक कार्बन मुक्त अवस्था में पाया जाता है, दूसरा जो कार्बन है दोस्तों वो दूसरे अन्य किसी तत्व के साथ अभिक्रिया करके यौगिक, मतलब दोस्तों संयुक्त अवस्था में, जब उसके साथ वो अभिक्रिया कर लेता है तो संयुक्त हो जाता है, तो संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। ठीक है, पहली बात तो ध्यान रहे कि कार्बन क्या है फ्रेंड्स? अधातु है। दूसरा, ये मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कह रहा है कि संयुक्त अवस्था में यौगिक के रूप में। जब दोस्तों मैंने अभी क्या बताया कि मान लीजिए कार्बन, उसके साथ अगर ऑक्सीजन मिल गई दोस्तों, क्या मिल गई? ऑक्सीजन। तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन जो CO2 होगा ये एक यौगिक है। तो अब बताइए इसमें कार्बन नहीं है ना? देखिए, कार्बन दोस्तों जिसको जलाने पे क्या कहते हैं, ब्लैक निकले। ठीक है, वो हर पदार्थ कार्बन है। या फिर जिसमें जो आपको काला दिख रहा होगा वो हर चीज़ क्या, उसमें कार्बन है। जिसको जलाने पे भी क्या हो, धुआं उठे, ब्लैक हो, तो वो क्या है? कार्बन है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि यह निर्जीव पदार्थ हो या अनेक निर्जीव पदार्थ हो। जैसे कोयला निर्जीव है, प्लास्टिक निर्जीव है, पेट्रोलियम निर्जीव है, डीजल, केरोसिन यानी दोस्तों मिट्टी का तेल सब निर्जीव है, आदि में भी पाया जाता है। ठीक है, देखिए हम लोग के बाल में भी कार्बन है। ठीक है, और जो जितने भी काले हैं दोस्तों उन सब में कार्बन पाया जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। और निर्जीव पदार्थों में भी कार्बन पाया जाता है। आगे देखिए, अगला हमारा पॉइंट है कि मुक्त अवस्था में यानी दोस्तों स्वतंत्र अवस्था में कार्बन विभिन्न अपर रूपों में पाया जाता है। अब आप कहेंगे कि अपर रूप क्या होता है ना, तो पहले आप जान लीजिए कि स्वतंत्र अवस्था में कार्बन विभिन्न अपर रूपों में पाया जाता है। देखिए, जो अपर रूप है दोस्तों, अपर रूप जो होता है, अभी आपको आगे थोड़ा सा मिलेगा कि कार्बन के दोस्तों भाई बहन भी मिलेंगे। मतलब कि अभी आपको ऐसे चीज़ भी मिलेगी जिसमें कार्बन के गुण जाते हैं। ठीक है, कार्बन का जो रासायनिक गुण होता है वो सब उस यौगिक में ट्रांसफ़र हो जाता है, उसी को हम लोग अपर रूप कहते हैं। उसकी जो भिन्नता होगी, देखिए कार्बन की अपर रूप जो होगा दोस्तों, जो उसकी भौतिक गुण होता है और जो उसका रासायनिक गुण होता है। रासायनिक गुण तो समान रहता है लेकिन भौतिक गुण क्या होता है? अलग अलग होता है। तो इसी भिन्नता को ही हम लोग अपर रूप बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको आगे और सही से बताएंगे हम। देखिए, कह रहा है कि मुक्त अवस्था में, मुक्त में मतलब दोस्तों नहीं, स्वतंत्र अवस्था में कार्बन विभिन्न अपर रूपों में पाया जाता है, जिसका वर्णन अग्लिखित। देखिए आगे यहाँ पे हमारी अगली हेडिंग जो है वो अपर रूपता ही है कि अपर रूपता क्या होती है। तो देखिए, अपर रूपता वह गुण है दोस्तों, अपर रूपता कार्बन का वह गुण है जिसमें कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, कार्बन जो है वो एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। देखिए, कार्बन में क्या बताया, कार्बन बहुत से निर्जीव पदार्थों, सजीव पदार्थों में भी पाया जाता है ना। तो कार्बन दोस्तों एक मतलब कि एक ही तत्व रहता है,
लेकिन एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, ठीक है। उसका अलग अलग रूप रहता है, जैसे कि हीरा देखिए रहता पूरा वाइट है, इतना चमकता है, लेकिन उसमें कार्बन है, वो कार्बन का अपर रूप है। सोचिए, यानी उसमें कार्बन के गुण है, वो पूरा कार्बन से बना। तो दोस्तों कार्बन अपर रूपता वह गुण है जिसमें कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक रूप में भौतिक गुण, अब देखिए जो कार्बन का भौतिक गुण और जो रासायनिक गुण होता है। देखिए अब बताइए, जो काम अगर मैं दो चीज़ लेती हूँ, एक ग्रेफाइट लेती हूँ जो कि कार्बन का एक अपर रूप है, एक हीरा लेती हूँ, ये भी कार्बन का ही एक अपर रूप है। आप बताइए क्या ग्रेफाइट और हीरा एक ही काम करेंगे? क्या इनका भौतिक गुण समान है? नहीं, इनका भौतिक गुण भिन्न है, लेकिन रासायनिक गुण समान है कि ये दोनों ही कार्बन से बने हुए हैं। वही कह रहा है दोस्तों कि प्रत्येक रूप में भौतिक गुण भिन्न परंतु रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? अपर रूपता देते हैं। उसी प्रत्येक रूप में भौतिक गुण भिन्न परंतु रासायनिक गुण समान हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इस भिन्नता को ही हम लोग अपर रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अपर रूप बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है, अगला पॉइंट हमारा है कि कार्बन प्रकृति में मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। मैंने अभी बताया मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में कार्बन के विभिन्न अपर रूप हैं। अपर रूप मतलब एक से अधिक रूप, ठीक है। अपर रूप का मतलब होगा दोस्तों कि वही जो भिन्नता होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपर रूप बोलते हैं। अब देखिए कार्बन के अपर रूप मतलब एक प्रकार से अगर सिंपल सी भाषा में कहे, कार्बन का अपर रूप मतलब कार्बन का दूसरा रूप, ठीक है। कार्बन का दूसरा रूप जिसमें कार्बन है लेकिन उसका रूप क्या है? दूसरा है। अब जैसे कि मैं ही हूँ, अगर मैं अभी शेर की खाल पहन लूँ तो ये मेरा दूसरा रूप हो जाएगा कि नहीं, है ना। ऐसे ही कुछ है। देखिए कार्बन के अपर रूप एक तो होता है दो प्रकार की, एक क्रिस्टलीय होता है, एक अक्रिस्टलीय होता है। अब बात ये आती है कि यहाँ क्रिस्टलीय क्या है, अक्रिस्टलीय क्या है। तो देखिए क्रिस्टलीय होता है जिसकी एक निश्चित संरचना बनती है, ठीक है, और एक मतलब बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, और अक्रिस्टलीय में कोई निश्चित संरचना नहीं बनती। अभी आपको साइड में अभी यहाँ पे दिख रहा होगा, आप देख लीजिए, डिफिनेशन आप लिख लीजिए। स्क्रीन पे आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दिख रहा होगा। तो देखिए अगर क्रिस्टलीय अपर रूप की आप बात करेंगे तो उसमें डायमंड आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स? डायमंड, जिसकी एक निश्चित संरचना होती है, ठीक है। वो संरचना भी अभी आपको जब मैं आपको डायमंड पढ़ाऊंगी तो स्क्रीन पे दिखेगी, आप उसे देख लीजिएगा। और दोस्तों ग्रेफाइट, इसकी भी एक निश्चित संरचना होती है। और देखिए अक्रिस्टलीय के उदाहरण दोस्तों कोयला होगा जिसका कोई एक निश्चित नहीं होता है, ठीक है। और कोक, फिर दोस्तों चारकोल, काजल और गैस कार्बन, ठीक है। ये सब क्या है? अक्रिस्टलीय है। चलिए अब हम आप लोगों को क्रिस्टलीय अपर रूप पहला डायमंड पढ़ाते हैं। क्या पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग? डायमंड। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने क्रिस्टलीय अपर रूप पहला क्या था? डायमंड। क्रिस्टलीय अपर रूप मतलब दोस्तों जो क्या अभी मैंने बताया ना आपको कि एक निश्चित बंध बनाते हैं, मतलब एक निश्चित आकृति बनाते हैं, ठीक है। अब ऐसे देखिए, अब यहाँ पे पहला क्या है हमारा? डायमंड, जिसको हम लोग हीरा। देखिए हीरे के बारे में पहला पॉइंट दे रहा है कि भारत में हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना की खानों में, आंध्र प्रदेश के ब्रजरा कारोर की खानों में तथा कर्नाटक के गोलकुंडा की खानों में पाया जाता है। हमारे भारत में हीरा दोस्तों मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा दोस्तों प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट हीरा के बारे में क्या कह रहा है कि यह स्पष्ट, पारदर्शी, अत्यंत चमकीला होता है। देखिए हम लोगों ने रियलिटी में तो हीरा देखा नहीं होगा, बहुत लोगों ने देखा भी होगा, जेवरात में प्रयोग होता है, और बट मूवी में देखा है। तो जो हीरा होता है दोस्तों वो स्पष्ट, पारदर्शी, उसके आर पार देख सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा चमकता भी रहता है। उसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि यह कार्बन का शुद्धतम एवं सर्वाधिक घनत्व वाला रूप है। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है दोस्तों? हीरा होता है। क्या होता है? हीरा, जिसमें कार्बन तो रहता है लेकिन वो काला नहीं है, लेकिन यदि आप हीरो को जलाएं ना तो उसमें से काले काले पदार्थ निकलेंगे, ठीक है। तो हीरे का शुद्धतम रूप क्या होता है दोस्तों? कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? हीरा होता है। देखिए इसका घनत्व 3.52 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने फुल फॉर्म लिखा है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। किसका घनत्व है? ये
हीरे का घनत्व है दोस्तों। घनत्व का मतलब डेंसिटी, मतलब वो कितना सघन, एक प्रकार से देखिए कितने पास पास है, ठीक है। अगला पॉइंट हीरे के बारे में देखिए कि हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। आपको साइड में हीरा दिख रहा होगा, ठीक है। उस हीरे में आप देखिए कि उसमें जो उसके प्रत्येक कार्बन अगले 4 कार्बनों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने क्या बताया, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, जो इसकी संयोजकता होती है वो 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है, ठीक है। तो उसमें से आप प्रत्येक कार्बन में 4 कार्बन क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है। जैसे कुछ इस प्रकार, थोड़ा सा आपको देखिए, मान लीजिए 1 कार्बन, तो इससे 4 कार्बन जुड़े रहेंगे, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 कार्बन। अब इससे भी 4 कार्बन ऐसे जुड़ेंगे, तो हीरे की संरचना में आप देखिए आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। वो भी सब सहसंयोजक बंधों द्वारा, मतलब कि इसके इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहे हैं और इसके इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहे हैं, सहसंयोजक बंधों द्वारा। उसके बाद कह रहा है कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है, मतलब दोस्तों हीरे में आप लाइट प्रवाहित नहीं कर सकते, यह कुचालक होता है, बैड कंडक्टर है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते। देखिए किसी भी चीज़ में यदि विद्युत प्रवाहित हो रही है तो आप इतना जान लीजिए कि उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त थे। विद्युत प्रवाहित होने का दोस्तों एक ही अर्थ होता है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी हमारे शरीर में यदि विद्युत जो बह जाती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन, यदि हमारे शरीर में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन ना होते तो विद्युत ना प्रवाहित हो पाती, जैसे हीरे में। तो हीरे में विद्युत नहीं प्रवाहित होने का कारण क्या है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। अगला पॉइंट देखिए कि हीरा 3500 डिग्री सेल्सियस पर ऊर्ध्वपातिक होता है तथा अशुद्धियों की उपस्थिति में रंगीन दिखाई देता है। मतलब दोस्तों ऐसे समझिए, तो दोस्तों जो हीरा होता है वो 3500 डिग्री सेल्सियस पे मतलब बन जाता है। क्या हो जाता है? बन जाता है। अगर आप इतना उसे ताप दे दीजिए तो आप एक हीरे का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब उसमें अशुद्धियाँ आ जाती हैं फ्रेंड्स, तो वो लोग कई रंग में आ जाते हैं, ठीक है। देखिए अशुद्धियों के कारण जो हीरे हैं वो दोस्तों कई रंगों में दिखाई देते हैं, हरे भी आते हैं, काले भी आते हैं, ठीक है। आपको जो भी यहाँ पे एक मतलब की स्लाइड दिखेगी उसमें आप देखिएगा, उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया है कि जो जब उसमें अशुद्धियाँ आ जाती हैं तो हीरे दोस्तों कई कलर के आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अन्यथा हीरे का कोई रंग नहीं होता। अगला पॉइंट यहाँ देखिए कि हीरे का प्रयोग आभूषणों में बहुमूल्य रत्न के रूप में किया जाता। बहुमूल्य रत्न दोस्तों मतलब कि बहुत ज़्यादा इसका मूल्य होता है। काले देखिए, अब काला हीरा, अशुद्धि की वजह से हीरा क्या हो जाते हैं? काला। तो काले हीरों का प्रयोग जेवरातों के निर्माण तथा कांच के काटने में किया जाता है, ठीक है। चलिए आइए अब थोड़ा सा यहाँ नोट लिखा है उसे आप पढ़ लेती नोट। हीरे को कृत्रिम रूप में कार्बन को बहुत दाब एवं ताप पर रखकर बनाया जाता है। कृत्रिम रूप से दोस्तों कैसा? कृत्रिम रूप से उसे बहुत अधिक दाब या ताप पर रखकर बनाया जाता है। या कृत्रिम हीरे छोटे परंतु प्राकृतिक हीरे के समान होते। जो हम लोग मनुष्य हीरा बना देता है वो तो एकदम प्राकृतिक हीरे के जैसे ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा छोटा रहता है, ठीक है। सोचिए कोई हीरा 4000 5000 वर्षों में बनाए, कोई एक दिन में बनाए, थोड़ा बहुत तो अंतर बता ही देगा ना। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों अब आगे अभी तक हम लोगों ने हीरे के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की। हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, चमकीला होता है और अशुद्धियों की वजह से यह क्या हो जाता है? रंग इसमें आ जाते हैं, अन्यथा हीरा रंगहीन होता है, ठीक है। और ये 4 कार्बन मतलब प्रत्येक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है, जो कि कार्बन का ही एक अपर रूप है, मतलब कार्बन का ही एक दूसरा रूप है, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट जो ग्रेफाइट के बारे में हमने नोट किया है वो ये है कि भारत में ग्रेफाइट आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। ये जितने राज्यों का इसमें नाम लिखा हुआ है फ्रेंड्स, उतने राज्यों में जो ग्रेफाइट है वो अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत और भी पाया जाए तो वो बात की बात है। अब देखिए अगला पॉइंट है, यह गहरे धूसर रंग का नरम पदार्थ है या स्पर्श करने से चिकना लगता है। आप लोगों ने ग्रेफाइट देखा होगा, हीरा तो हम लोगों ने मूवी में देखा है, लेकिन ग्रेफाइट आप लोगों ने रियल में देखा होगा। जो पेंसिल की नोक रहती है वही ग्रेफाइट है। नोक दोस्तों ग्रेफाइट की ही बनी होती है, ठीक है। या गहरे धूसर रंग का,
नरम, धूसर मतलब दोस्तों गाढ़ा होता है, ठीक है। गहरे धूसर रंग का नरम पदार्थ। देखिए ग्रेफाइट को हम लोग दांत से मतलब बहुत लोगों को ग्रेफाइट खाना अच्छा लगता है, नोक पेंसिल की खा लेते हैं ना। धूसर नरम पदार्थ है या स्पर्श करने से, और बहुत चिकना भी होता है, एकदम ऐसे फिसलता रहता है, ऐसे से लगाई तो ब्लैक ब्लैक हाथ में लग जाता है पूरा। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, यह विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है। मतलब दोस्तों जो ग्रेफाइट होती है इसमें बिजली और ऊष्मा दोनों बह जा सकती है, ठीक है। या विद्युत तथा ऊष्मा दोनों का सुचालक यानी दोस्तों गुड कंडक्टर। और हीरा क्या था? बैड कंडक्टर था। गुड कंडक्टर क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। विद्युत के प्रवाह होने का कारण क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। यदि किसी चीज़ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है तभी उसमें विद्युत प्रवाहित होती है, अन्यथा नहीं। अगला पॉइंट देखिए हमारा है कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़कर एक षष्ठकोणीय समतल संरचना बनाते हैं। थोड़ा आप ध्यान रहे कि देखिए जो ग्रेफाइट होता है फ्रेंड्स, इसके जो बॉन्ड होते हैं रहते तो सहसंयोजक बंध ही है। देखिए जो सहसंयोजक बंध होता है ऐसे समझिए जैसे कि मान लीजिए ये कार्बन, ठीक है, और ये एक कार्बन, अगर इसके पास चार इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसको दोस्तों स्थायी होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से, 4 इलेक्ट्रॉन ये इसके ले लेगा, ठीक है, तो ये स्थायी हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से है, 4 इसके लेगा तो ये भी स्थायी। इसको कहते हैं सहसंयोजक बंध। उसका भी काम हो गया, उसका भी काम हो गया, है ना। वो भी एकल सहसंयोजक बंध। अगर यहाँ पे डबल हो जाता तो द्विकल, 3 हो जाता तो एक, 3 बॉन्ड होते हैं, सिंगल और डबल, ट्रिपल, तो बस इतने बंद होते हैं। तो यहाँ एकल मतलब एक ही, एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़कर एक षष्ठकोणीय मतलब दोस्तों 6 कोण वाली समतल संरचना ग्रेफाइट की संरचना में आप देखेंगे तो आपको बना हुआ नजर आएगा। ध्यान रहे दोस्तों कि जो हीरे की संरचना होती है, क्या बता रहे थे, हाँ, जो हीरे के बॉन्ड होते हैं दोस्तों वो बहुत ज़्यादा प्रबल मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, इसीलिए हीरा कठोर होता है। और जो ग्रेफाइट के होते हैं वो उतने ज़्यादा प्रबल नहीं होते। अभी आपको आगे मिलेगा, दिखाएंगे कि खाली एक ठो प्रबल रहता है, बाकी और 2 परतों के मध्य क्या रहते हैं? दुर्बल हो जाते हैं। देखिए अगला पॉइंट जो हमारा है वो यही है। अगला पॉइंट में हमसे कहा जा रहा है कि इसमें किसी एक परत के कार्बन परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंध प्रबल होते हैं। मतलब देखिए किसी एक कार्बन, जो आपको साइड में फिगर दिख रहा है उसमें आप देखिए कि उसमें केवल आपको दिख रहा होगा षष्ठकोणीय संरचना, केवल एक के ही प्रबल होते हैं, बाकी जो 2 परत बचती है उनके मध्य दुर्बल बंध उपस्थित होता है। इस कारण ये परतें एक दूसरे के ऊपर क्या जाती, फिसल सकती हैं, जिस कारण ग्रेफाइट नरम तथा चिकना होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट नरम तथा चिकना क्यों होता है फ्रेंड्स? क्यों होता है? क्योंकि ग्रेफाइट के आप लोग जानते हैं कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है दोस्तों, मतलब जो ग्रेफाइट में रहता है वो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से देखिए तो मतलब उसके एक कार्बन में दोस्तों वो नहीं रहता है, मतलब वो नहीं रहता, बाकी एक कार्बन से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो आपको संरचना में पूरा फिगर मतलब सही से समझ में आ रहा होगा कि हीरे में देखिए पूरे इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं थे, इसमें एक ठो आपको कार्बन दिखेगा मुक्त। तो इसी क्या कहते हैं, एक मध्य के मतलब जो एक बंध होता है वो तो प्रबल होता है, बाकी जो 2 परतों के मध्य जो बंध होता है वो दुर्बल रहता है, जिस कारण ये फिसल जाते हैं, इसीलिए ग्रेफाइट चिकना एवं नरम होता है। अगला पॉइंट देखिए हमारा कि ग्रेफाइट विद्युत भट्टी के इलेक्ट्रोड बनाने में, इलेक्ट्रोड क्या होता है दोस्तों, तो साइड में एक ही आपको बगल में एक स्लाइड दिख रही है, उसमें आपको लिखा हुआ दिख रहा है इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो देखिए जो विद्युत की चीज़ें होती है जिसमें हम लोग को विद्युत प्रवाहित करानी रहती है उसमें इलेक्ट्रोड होते हैं। एक तो कैथोड होता है, एक तो एनोड होता है, आप लोगों ने सुना होगा, आपको दिख रहा होगा, पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए लेड पेंसिल बनाने में तथा उच्च ताप पर चलने वाली मशीनों के लिए स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन दोस्तों? लेड। ग्रेफाइट को ही क्या बोला जा रहा है? लेड। देखिए पेंसिल की नोक जो होती है वो ग्रेफाइट की होती है, कह रहा है जो उच्च ताप पर मशीनें चलती है उसमें स्नेहक के रूप में काम करती, मतलब मशीनें और सरल चलने लगती, स्नेहक के रूप में काम करती हैं। तो अभी तक हम लोगों ने हीरा देखा, फिर ग्रेफाइट देखा। तो देखिए दोस्तों एक तो हीरा, एक ग्रेफाइट, आप लोग अब आगे पढ़ेंगे। फ्लोरेन भी है लेकिन आपके इस बुक में नहीं है, तो आप फ्लोरीन की संरचना भी आपको दिख रही होगी, आप देख लीजिए। फ्लोरीन एकदम पूरा फुटबॉल की तरीके होता है, ठीक है। तो 2 अपर रूप कार्बन के उभय क्रिस्टलीय 2 अपर रूप क्या हो गए? 2 अपर रूप, एक हमारा हीरा, दूसरा हमारा क्या हो गया?
ग्रेफाइट, दोनों की संरचना आपको दिख रहेगी। क्रिस्टलीय अपर रूप फ्लोरीन भी है, जिसकी भी संरचना आप देख सकते हैं। जितने भी क्रिस्टलीय अपर रूप 3 हैं, तीनों की संरचनाएं आप देख सकते हैं, मैंने आपके स्क्रीन पर लगा दिया है। तो फिलहाल दोस्तों अब हम हीरे और ग्रेफाइट के बीच अंतर समझने वाले हैं, ठीक है, कि हीरा और ग्रेफाइट के बीच आखिरकार अंतर क्या है। तो देखिए, सबसे पहला दोस्तों अगर हम प्राप्ति की बात कर ले तो हीरा बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, और ग्रेफाइट सामान्यतः मान लीजिए पाया जाता है। उसके बाद देखिए दिखावट। अब हीरा दिखता कैसे है? हीरा पहली बात दोस्तों रंगहीन होता है, फिर पारदर्शक होता है और चमकदार पदार्थ होता है, मैंने पहले ही बताया। इसके बाद ग्रेफाइट दोस्तों गहरा काला होता है, और देखिए ग्रेफाइट काले कलर का और हीरे में कोई रंग ही नहीं। अशुद्धियों की वजह से हीरे में रंग आ जाता है, लेकिन जो शुद्ध हीरे होते हैं उनका कोई कलर नहीं होता। और ग्रेफाइट भी चमकदार पदार्थ होता है, ठीक है। आगे और भी अभी अंतर है, आइए उसको भी दिखाते हैं। आगे देखिए कठोरता। तो दोस्तों जो हीरा हमारा है वो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, और ग्रेफाइट में उतनी ज़्यादा कठोरता नहीं होती, मृदु और चिकना होता है, ठीक है। घनत्व की बात करिए तो दोस्तों ग्रेफाइट का घनत्व 3.5 ग्राम प्रति सेंटी स्क्वायर होती है। और दोस्तों यदि आप ग्रेफाइट की घनत्व के बात मतलब दोस्तों उसकी डेंसिटी क्या होती है, तो देख लीजिए इसके मुताबिक इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है, 1.9 से 2.3 ग्राम पर सेंटी क्यूब। उसके बाद देखिए संरचना। अब बात करते हैं हीरे की संरचना। तो प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु के साथ एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, ये बात पहले भी बताई गई। ग्रेफाइट की संरचना प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन, इसमें 4 इसमें 3 कार्बन परमाणु से एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं, दोनों में एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा ही जुड़ते हैं। उसके बाद देखिए विद्युत चालकता। तो देखिए ध्यान रहे दोस्तों, जो हीरा होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, ठीक, लेकिन जो बैड कंडक्टर है, ये क्या है, बैड कंडक्टर। और जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, ग्रेफाइट विद्युत का। उसके बाद ऊष्मीय चालकता की बात कर लीजिए तो दोस्तों ये ऊष्मीय चालकता के लिए भी बैड ही होता है, ठीक है। और ये दोस्तों अर्धचालक, मतलब पूरा इसमें भी ऊष्मा नहीं जा पाती है, ठीक है, सेमी कंडक्टर उसको बोलते हैं हम लोग। अब उपयोग देख लीजिए हीरे का कहाँ करते हैं और ग्रेफाइट का कहाँ। तो देखिए, तो हीरे का उपयोग दोस्तों पहला तो हम लोग आभूषण बनाने में, आप लोगों ने हीरे की अंगूठी, हीरे का हार वगैरह वगैरह देखा होगा, सुना होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा दोस्तों शीशे की कटाई में तथा चट्टानों में छेद करने के औजार में मतलब दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जिस चाकू से, ठीक है, जिस चाकू से हीरा कहाँ काटेंगे, शीशा की कटाई की जाती है दोस्तों, उसमें हीरे का प्रयोग किया जाता है, काले हीरे का। और चट्टानों में जिस मशीन से छेद किया जाता है उसमें भी हीरा लगा रहता है, ठीक है। दूसरा प्रयोग इसका ये हो गया। तीसरा प्रयोग देखिए कि कृत्रिम उपग्रहों की प्रतिरक्षक खिड़कियाँ बनाने में करते हैं। जो दोस्तों कृत्रिम उपग्रह भेजे जाते हैं उनकी प्रतिरक्षक खिड़कियों बनाने में भी हीरे का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए अब ग्रेफाइट का उपयोग सबसे पहले तो पेंसिल की लेड यानी दोस्तों नोक बनाने में किया जाता है, ठीक है। उसके लेड पेंसिल जिसमें नोक होती नहीं है, ब्लैक होती, हम लोगों ने देखा है। उसके बाद देखिए दूसरा शुष्क सेल के इलेक्ट्रोड बनाने में, इलेक्ट्रोड मैंने अभी बताया, ठीक है। उसके बाद देखिए मशीनों के ऊपर स्नेहक के रूप में ताकि सरल चलने लगे। तो ये था दोस्तों हीरे और ग्रेफाइट में अंतर। अभी तक तो हम लोगों ने क्रिस्टलीय पढ़ा जिसकी एक निश्चित संरचनाएं होती है। अब अक्रिस्टलीय अपर रूप पढ़ेंगे, कार्बन के ऐसे रूप जो अक्रिस्टलीय है जिसकी कोई निश्चित संरचनाएं नहीं है। तो चलिए आइए सबसे पहला जो हमारा अक्रिस्टलीय अपर रूप है फ्रेंड्स वो कोयला है। क्या है? कोयला। देखिए कोयले में भी कार्बन होता है, देखा है किन किन लोगों ने देखा है कि कोयले में कार्बन होता है। भाई काली, हर जो चीज़ें काली हैं उनमें कार्बन है, बगैर सोचे बताइए। देखिए मेरे पास ये देखिए जो ये मेरे माइक के जो ये तार हैं ये पूरे ब्लैक है ना, तो इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। मेरे फ़ोन का कवर ब्लैक है, उसमें भी कार्बन है। और ये देखिए ये पॉलीथीन जिसमें माइक है इसमें भी कार्बन है। तो काली जितनी भी चीज़ें हैं उसमें कार्बन होती है, इस बात का आप ध्यान रखिए। और ज़रूरी नहीं है कि जो काली हो उसी में कार्बन हो, और भी बहुत सारी चीज़ें देख लीजिए। हीरा, अपवाद में तो हीरा ही है कि आप कहेंगे ये तो काला नहीं है तो इसमें कार्बन कहाँ से, ठीक है। तो देखिए जिसे जलाने पर एक प्रकार से हम समझे धुआं उठे, ठीक है, वो उसमें कार्बन होता है, 100% उसमें कार्बन है।
और बाकी अगर ऐसे देखें तो जितनी भी काली चीज़ें हैं इस ब्रह्मांड में सब में कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यह कार्बन का अशुद्ध रूप है। जो कोयला होता है दोस्तों, यह कार्बन का अशुद्ध रूप है। यह खानों से प्राप्त किया जाता है। कौन? खाना खाने वाले खाने होते तो खानों से इसमें खोदाई उदाई होती है ना। भारत में यह झारखंड, बंगाल मतलब दोस्तों वो पश्चिम बंगाल, ठीक है, आंध्र प्रदेश आदि स्थानों पर पाया जाता है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश आदि स्थानों पर पाया जाता है। कार्बन की मात्रा के अनुसार यह निम्न प्रकार के, देखिए कई प्रकार के कोयले होते हैं। कोयले दोस्तों आपको 4 प्रकार का मिलेगा, ठीक है। एक मतलब कि अब बात ये होती है कि किसमें कितने कार्बन हैं, है ना। तो कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयले को 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला दोस्तों पिट कोयला। क्या होता है पिट कोयला? इस कोयले में दोस्तों केवल 60% कार्बन रहते हैं, बाकी 40% अगड़ बगड़ रहता है, ठीक है। फिर बिटुमिनस दोस्तों, इसमें 78 से 83% कार्बन होते हैं और बाकी सब जो बचे वो कुछ और अन्य रहते हैं। उसके बाद तीसरा दोस्तों हमारा जो प्रकार है लिग्नाइट कोयला, जिसमें 70% कार्बन रहता है। सॉरी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये है, ठीक है। और जो हमारा चौथा है वो एंथ्रासाइट कोयला, जिसमें 90%। दोस्तों सबसे अच्छा कोयला पूछा जाता है कि कोयले की सबसे अच्छी प्रकार कौन सी है दोस्तों? एंथ्रासाइट होता है, जिसमें 90% कार्बन रहता है, ठीक है। बाकी देखिए जैसे पिट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, इनमें कार्बन तो है लेकिन एंथ्रासाइट के मुताबिक क्या है? कम है। उसके बाद देखिए कि बिटुमिनस कोयला एक सर्वाधिक पाया, लेकिन देखिए हमारे पृथ्वी पे दोस्तों, पृथ्वी कहाँ जा रहे हैं, हमारे भारत की बात करते हैं तो हमारे भारत में एंथ्रासाइट ज़्यादा नहीं पाया जाता है। हमारे भारत में ज़्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बिटुमिनस कोयला। वही यहाँ कह रहा है कि बिटुमिनस कोयले का सर्वाधिक पाए जाने वाला रूप है। कोयला का सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला रूप क्या है फ्रेंड्स? बिटुमिनस है। तथा एंथ्रासाइट कोयले का सबसे शुद्ध रूप है। कोयले का सबसे शुद्ध रूप या फिर सबसे अच्छा कोयला क्या होता है? एंथ्रासाइट होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला क्रिस्टलीय अपर रूप। देखिए अगला क्रिस्टलीय अपर रूप हमारा जो है, देखिए मैंने इससे पहले जो कार्बन बताया कोयला बताया, उसकी मैंने आपको संरचना नहीं बताई, नहीं दिखाया, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो अक्रिस्टलीय होते हैं उनकी कोई निश्चित संरचना नहीं होती, ठीक है। तो अक्रिस्टलीय में जितने भी आएंगे उसकी कोई निश्चित संरचना नहीं होगी। जैसे कार्बन की कोयला था ना, कोयले की भी नहीं है। अब जो यहाँ कोक आगे हम लोग पढ़ने वाले इसकी भी नहीं। देखिए कोक, यह लोहे के रिटार्ट में कोयले के भंजक आसवन करने से प्राप्त होता है। इसमें 80% से 95% तक कार्बन होता है। यह धूम रहित ईंधन के रूप में तथा धातुकर्म में अपचायक के रूप में प्रयोग होता है। दोस्तों यहाँ पर 2 चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने तो सारी डिफिनेशन पढ़ दिया। 2 चीज़ यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक हमारा भंजक आसवन है, दूसरा पे हमारा यहाँ पे है अपचायक है, ठीक है। तो सुनिए अपचायक क्या होता है दोस्तों। अगर आप लोगों ने अभी तो नहीं पढ़ा होगा जहाँ तक, लेकिन जब आप 10th में जाएंगे तो वहाँ आप लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। जब रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती है, जिसमें से हमारा 5वां प्रकार ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है, ठीक है। उसी का ये एक अपचायक होता है, जिसको ये दोस्तों ठीक है, आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देख लीजिए। और भंजक आसवन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप पढ़ के नोट कर लीजिए। फिलहाल अभी हम बढ़ते हैं आगे, आप उसे देख लीजिए, ठीक है। और जल्दी आगे बढ़ते हैं ताकि ये एक ही वीडियो में समाप्त करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए चारकोल, यह कार्बन यौगिकों को वायु की अनुपस्थिति में जलाने से प्राप्त होता है। देखिए चारकोल दोस्तों आपको कहाँ से मिलेगा? ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित होता हो, ठीक है। जैसे कि देखिए CO2, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन है ना, तो ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित होता है उसे कार्बन यौगिक बोलेंगे। तो यह कार्बन यौगिकों को वायु की अनुपस्थिति, मतलब दोस्तों जहाँ पे वायु क्या हो, कम हो या फिर हो ही ना, जलाने मतलब कम हो, क्योंकि वायु की अनुपस्थिति में आग नहीं लगती है, कम हो मान लीजिए, अनुपस्थिति में जलाने से प्राप्त होता है। यह लकड़ी, अस्थि तथा शर्करा से प्राप्त होता है। यह निम्न प्रकार का होता। पहला दोस्तों काष्ठ यानी लकड़ी चारकोल, जो लकड़ी के जलाने से मिलेगा वो क्या होगा? लकड़ी चारकोल। देखिए काष्ठ चारकोल को लकड़ी के भंजक आसवन
अभी ये भी डिफिनेशन दिखाया था, से प्राप्त किया जाता है। यह काला, मुलायम और सरंध्र ठोस पदार्थ होता है। यह ईंधन के रूप में, बारूद बनाने में, अनेक द्रवों को रंगहीन बनाने में तथा वातावरण एवं पदार्थों से दुर्गंध दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह गैस मास्क बनाने में भी उपयोगी है। ठीक है, तो आप देख लिए काष्ठ चारकोल, ये लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। ठीक है, किसके? लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है। यह काला, मुलायम और सरंध्र ठोस पदार्थ होता है। कौन? जो काष्ठ चारकोल होता है। यह ईंधन के रूप में, मतलब दोस्तों ईंधन के रूप में जलाने उलाने के काम में, और साथ ही साथ बारूद बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अनेक द्रवों को रंगहीन, मतलब उसमें कोई रंग ना रहे, तथा वातावरण एवं पदार्थों से दुर्गंध दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह गैस मास्क बनाने में भी उपयोगी है। आगे देखिए अस्थि चारकोल। क्या है दोस्तों? अस्थि चारकोल। अस्थि चारकोल को हड्डियों के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। इसमें लगभग 10% कार्बन होता है। यह द्रवों को रंगहीन करने के लिए काम आता है। द्रवों को रंगहीन करने के लिए क्या काम आता है? अस्थि चारकोल। अगला देखिए शर्करा चारकोल। शर्करा चारकोल को शर्करा के भंजक आसवन से अथवा शर्करा पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह कार्बन का शुद्ध रूप है। कौन दोस्तों? शर्करा चारकोल। यह धातुओं को उसके ऑक्साइडों से निष्कासित करने के लिए अपचायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। धातुओं को उसके ऑक्साइड से, जैसे देखिए मान लीजिए ये है Fe और इसके साथ O, तो ये फेरस ऑक्साइड। ठीक है, ये धातु का ऑक्साइड दोस्तों हो गया। तो इससे निष्कासित करने में अपचायक के रूप में प्रयोग किया। अपचायक मैंने अभी आपको बताया, दिखाया भी था, फिर से आप देख लीजिए। अपचायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए अपचायक आपको हम थोड़ा सा बता दें, जैसे कि आपको मैंने बताया क्या कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो अभिक्रियाएं होती है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकल जाता है, ऐसी अभिक्रिया। और रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन निकल जाता है। तो देखिए जैसे कि जो वो प्रकाश संसरण की जो अभिक्रिया होती है उसमें आपको अपचायक और ऑक्सीकारक दोनों देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अभी स्क्रीन पे जो मैं लगाऊंगी उससे आपको बात समझ आ जाएगी। चलिए ये आगे दिखाते हैं आपको। आगे देखिए हमारा काजल है। क्या है? काजल। यह कार्बन की अत्यधिक मात्रा वाले तेलों को वायु की अपर्याप्त मात्रा में जलाने से बनता है। मतलब दोस्तों जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती हो ऐसे तेल, ठीक है, उनको वायु की अपर्याप्त मतलब ज़्यादा पर्याप्त वहाँ पे नहीं है। वायु की मतलब वहाँ पे ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा वायु नहीं हो वहाँ पे जिसमें ढेर सारे कार्बन हो, ऐसे तेलों को जलाने से बनता है क्या? काजल। इसका उपयोग काला पेंट, जूतों की पॉलिश, छापे खाने की स्याही बनाने में होता। किसका? काजल का। ठीक है, उसके बाद देखिए गैस कार्बन। कोयले का भंजक आसवन करने पर जो पदार्थ रिटॉर्ट के अंदर की दीवारों पर जम जाता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए देखिए गैस कार्बन की बात करें तो जब गैस को जलाया जाएगा, ठीक है, जिसमें कार्बन हो, तो जो मतलब जिस चीज़ से हम लोग गैस को बंद करेंगे वही रिटॉर्ट के अंदर जो जमेगा ना, जम जाता है वह गैस कार्बन कहलाता है। यह विद्युत का सुचालक मतलब दोस्तों गुड कंडक्टर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रोड किससे बनाए जाते हैं? गैस कार्बन से। अब हमारी अगली हेडिंग है कार्बन के यौगिक। ठीक है, कार्बन के यौगिक। तो देखिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके दो महत्वपूर्ण यौगिक बनाता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके दो महत्वपूर्ण यौगिक बनाता है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, पहला जिसका फार्मूला कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO। कार्बन डाइऑक्साइड और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। पहला कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखिए, कह रहा है कि वायु में आयतन के अनुसार 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है। मतलब दोस्तों 100% में 0.03% वातावरण में कार्बन है। ठीक है, जो कि कार्बनिक द्रवों के पूर्ण दहन, मतलब दोस्तों ऐसे द्रव्य जिसमें कार्बन हो, ठीक है, उनको जब दहन जलाया जाता है
श्वसन तथा किण्वन का मुख्य उत्पाद है। CO2 को 50 से 60 वायुमंडलीय दाब पर 20 डिग्री सेल्सियस पर आसानी से द्रवित किया जा सकता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को आप आराम से द्रवित मतलब पानी जैसा आप उसको कर सकते हैं। वायुमंडलीय दाब तथा -78.5 डिग्री सेल्सियस पर यह ठोस रूप ले लेती है। कौन दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक गैस है। -78 डिग्री सेल्सियस पर यह ठोस का रूप ले लेती है और 20 डिग्री सेल्सियस यदि आप इसको ताप दीजिए तो यह पानी के जैसे हो जाती है, द्रव। अब दूसरा पॉइंट इसके बारे में कि ठोस CO2 को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। जो ठोस CO2 होता है उसे हम लोग शुष्क बर्फ भी कहते हैं, क्योंकि यह ईथर के साथ बहुत निम्न ताप यानी -100 डिग्री सेल्सियस उत्पन्न करती है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? जो CO2 होता है वो ईथर के साथ बहुत निम्न ताप, वो भी कितना, -100 डिग्री सेल्सियस उत्पन्न करती है। चलिए अब कार्बन डाइऑक्साइड बनने की विधि देख लेते हैं। देखिए, इसलिए इसे प्रशिकान या मेघ विजन हेतु प्रयोग किया जाता। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा दोस्तों वो बनाने की विधि है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनता कैसे है। तो देखिए, यह वायु में कार्बन, ग्रेफाइट अथवा कोई भी अपर रूप हो सकता है। अपर रूप का मतलब जिसमें कार्बन उपस्थित हो वही तो अपर रूप होगा ना, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, कम से कम 50-60 पे कार्बन हो तभी तो अपर रूप कहलाएगा। तो देखिए, यह वायु में कार्बन, ठीक है, ग्रेफाइट अथवा कोई भी अपर रूप तथा कार्बनिक यौगिकों के जलाने से बनता है। देखिए, कार्बन हो गया, ये वायु हो गया, जब ये दोनों मिले तो क्या बन गया दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। देख लीजिए, कार्बन ऑक्सीजन ऐड हुए तो कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा देखिए, यह कार्बोनेट अथवा बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट का फार्मूला CO3, बाई कार्बोनेट का HCO3, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। CO3 तथा HCO3 को गर्म करके बनाई जाती है। जैसे देखिए यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट ना, तो आगे क्या है दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट गर्म किया तो दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन गया। देख लीजिए, बना दिया ना कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने दो विधियाँ बताने की। एक तो आप वायु की उपस्थिति में कार्बन के साथ उसकी क्या करा दीजिए, रिएक्शन करा दीजिए। तो अगर आप देखिए, अगर आप वायु से कार्बन का रिएक्शन करा देते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, आप कार्बोनेट अथवा बाई कार्बोनेट को गर्म करिए तब पर भी आपको कार्बन मिल जाए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के गुण देख लीजिए। यह अम्लीय ऑक्साइड होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? अम्लीय होता है, जिसका pH 7 के बराबर या 7 से अधिक हो सकता है। यह जल में घुलकर एक अस्थायी द्विक्षारीय अम्ल कार्बोनिक अम्ल बनाती है। अस्थायी मतलब दोस्तों परमानेंट नहीं है, इसलिए इसे कार्बोनिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं। देखिए, ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुली क्या बना दिया ना, H2CO3 जो कि एक्वस 1 बिलियन बनाता है, ठीक है, सांद्रण बनाएगा। देखिए, अब मैंने क्या बताया, अम्लीय क्षारक जिसका pH मान या तो 7 हो या तो 7 से अधिक हो, मतलब या तो 7 हो या तो 7 से अधिक, तो क्या कहलाने लगता है दोस्तों? अम्ल। चलिए आइए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए, दूसरा उसका गुण है कि यह क्षारों के द्वारा अवशोषित होकर लवण बना लेता है। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा गुण है कि यह क्षारों के द्वारा क्या हो जाता है? अवशोषित होकर लवण बना लेता है। क्षार क्या होते हैं? अम्ल क्षार सुना है आप लोगों ने? क्षार जो देखिए, अम्ल तो चखने में खट्टे होते हैं, क्षार चखने में कड़वे होते हैं। या फिर अगर इसका हम लोग अर्हेनियस के अनुसार दोस्तों डिफिनेशन बताए तो अर्हेनियस ने कहा था कि क्षार वो रासायनिक यौगिक होंगे दोस्तों, वो आयनिक कंपाउंड होंगे जो यदि पानी के साथ मिल जाए तो H आयन, OH आयन, ये ऐसा कुछ प्राप्त करे, ठीक है। अभी जब आप लोग अम्ल क्षार पढ़ेंगे तो उसमें आपको विस्तार से मिलेगा। बस इतना जान लीजिए अभी कि क्षार जो होते हैं उनका स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। जैसे क्षार आपका साबुन, जो बट्टी वाला साबुन नहीं होता कपड़ा धुलने, ठीक है। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का एक गुण होता है, यदि आप क्षारों के साथ उसका रिएक्शन होगा तो क्षार उसे अवशोषित करके लवण बना लेते हैं। देख लीजिए,
ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसके साथ CO2 ने क्या किया? रिएक्शन किया। अब देखिए, अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको अवशोषित करके इधर ये सोडियम कार्बोनेट एक लवण बना दिया और उसके साथ साथ पानी भी बना दिया। ठीक है। अब तीसरा गुण देखिए कि यह चूने के पानी के साथ कैल्शियम कार्बोनेट या सफ़ेद अवक्षेप बनाता है। कौन दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड अगर चूने का पानी CaOH का होल ट्वाइस इसके साथ मिल जाता है तो सफ़ेद कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप मतलब जो नीचे जम जाता है, अवक्षेप बनाती है, जो इसके अधिकाय मतलब जो इसके अधिकाय में कैल्शियम बाइकार्बोनेट के निर्माण के साथ घुल जाती है। अधिकाय मतलब दोस्तों बहुत ज़्यादा जब अधिक हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये चूने का पानी, जब चूने के पानी के साथ दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा तो कार्बोनेट का, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, Ca कैल्शियम हो गया और ये कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेप जो कि नीचे जम जाता है। देख लीजिए दूधिया सफ़ेद बना दिया, साथ ही साथ पानी भी बना दिया। उसके बाद देखिए अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट और जो जल जो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ था, जो यहाँ पे उत्पाद प्राप्त हुआ, उसमें हम फिर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराए तो यहाँ पर हमें क्या मिला? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का होल ट्वाइस। ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिला जो कि एक स्पष्ट बिलियन, एक्वस मतलब दोस्तों क्या होता है? बिलियन, AQ से दर्शाया जाता है। ध्यान रहे दोस्तों कि जो उत्पाद हमें इधर मिला था, ठीक है, इसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं, इसे उत्पाद बोलते हैं। तो जो उत्पाद हमें इधर मिला, उस उत्पाद में जब हम लोगों ने फिर CO2 से रिएक्शन कराया तो इधर हमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिल गया। इसको हम पढ़ेंगे CaOCH CO3 का होल ट्वाइस। ठीक है। स्पष्ट बिलियन एक मिल जाता है। उसके बाद देखिए ये गुण होता है, ऐसा अक्सर होता है। उसके बाद देखिए कैल्शियम के साथ ही करेगा ऐसा। चौथा गुण देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त तप्त कोक के ऊपर प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती। ये भी इसका गुण होता है कि अगर रक्त तप्त कोक के ऊपर आप कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करेंगे तो आप वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना देती। जैसे यहाँ देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड था, ये रक्त तप्त था, जिसमें हम लोगों ने जब रिएक्शन करा दिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में था और ये सॉलिड था, रिएक्शन करा दिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक गैस बन गया। आई होप समझ आ रहा होगा। आगे देखिए G का मतलब गैस, S का मतलब सॉलिड, AQ का मतलब एक्वस। पांचवा गुण देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल तथा प्रकाश की उपस्थिति में यह पौधों द्वारा अवशोषित हो जाती है। आप जानते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण का एक मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तभी ना पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और जब रिएक्शन करते हैं तो O2 बनाते हैं तो हम लोगों को दे देते हैं। तो अवशोषित हो जाती है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन निकालती है। इस अभिक्रिया में ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज आदि बनते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, क्लोरोफिल, पत्ती में क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश लेके इधर ग्लूकोज और यहाँ O2। ग्लूकोज वो अपना लिए रख लेते हैं, O2 को वो लोग ग्रंथों द्वारा बाहर कर देते हैं। जस्ट ऐसे इसे भी आप समझ लीजिए, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड जल मिलके स्टार्च और ऑक्सीजन वाला, स्टार्च अपने लिए रखेंगे और ऑक्सीजन हम लोगों को दे देते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के 5 गुण जो कि मैंने आपको बता दिया। चलिए आइए अब हम लोग पढ़ लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका फार्मूला CO होता है, यह एक अत्यंत विषैली गैस होती है। दोस्तों अंगीठी आप लोगों ने सुना है? यदि आप अंगीठी को जलाइए ना तो उसमें से जो धुआं निकलता है ना वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही होता है। ठीक है, यह एक विषैली गैस होती है, इसीलिए कहते हैं कि बंद कमरे में अंगीठी नहीं रखनी चाहिए। ये बहुत विषैली गैस होती है, इससे आपकी मौत भी हो सकती है। यह एक विषैली गैस है, यह वायु को प्रदूषित कर देती है। यह कार्बनिक द्रवों के अपूर्ण दहन से बनती है। अपूर्ण मतलब पूरा दहन नहीं होता है। यह मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाले ऑक्सीजन को ले जाने वाले, तो देखिए ऑक्सीजन को हमारे रक्त के साथ अभिक्रिया करके हीमोग्लोबिन ले जाता है। ठीक है, और उसी के साथ क्या कर लेती हैं लोग? संयोग करके कार्बोक्सिल बना देंगे। देखिए यह मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाले वर्णक क्या? हीमोग्लोबिन।
हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण हमारा खून क्या है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके गहरे लाल रंग का स्थायी यौगिक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती हैं, जो कि रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को नष्ट कर देता है, जिससे कि मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। और अगर मतलब कि जब हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड, अब बताइए ऐसे अब मैंने अभी क्या कहा कि कमरा बंद है, उसमें आपने अंगीठी रखा है, तो अब वायु से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड को ग्रहण कर रहे हैं, तो तब ऐसा होगा। लेकिन जब हम लोग शुद्ध वायु को ग्रहण करते हैं तो वायु जब हम वायु हमारे हीमोग्लोबिन के साथ घुलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। फिर जहाँ जहाँ वायु की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ तक हीमोग्लोबिन की सहायता से पूरे बॉडी में पहुँच जाता है। ठीक है, अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड बनने की विधि क्या है। दो विधियाँ इसकी भी हैं। पहला है इसका कि इस कार्बन को वायु की निश्चित मात्रा के साथ गर्म करके बनाया जाता है। कार्बन लीजिए और वायु की निश्चित मात्रा लीजिए, ठीक है। यदि आप उसको गर्म कर दीजिए तो कार्बन मोनोऑक्साइड बने। ये देखिए कार्बन यानी कोक भी तो एक प्रकार का कार्बन है, मैंने बताया था ना। उसके बाद ऑक्सीजन, वो भी एक निश्चित मात्रा में बन क्या गया, इधर कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। दूसरी विधि हमारी देखिए कि इससे भारी धात्विक ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके बनाया जाता है। इसे भारी धात्विक दोस्तों धात्विक ऑक्साइड होता है जो धातु के ऑक्साइड होते हैं। जैसे मैंने बताया था Fe एक क्या है, धातु है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो FeO बनाएगा, इसको हम लोग धात्विक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्साइड के कोक के साथ गर्म करके देखिए ये एक धात्विक ऑक्साइड है जिसको कोक यानी कार्बन के साथ क्या किया गया, गर्म। ये डेल्टा का सिंबल जो कि गर्म दिखाता है कि अभिक्रिया को गर्म किया जा रहा। गर्म करने पर क्या बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। हमारे लिए नहीं, सबके लिए हानिकारक। ठीक है, अब दोस्तों आपको कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में अंतर दिखाते हैं। चलिए आइए देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा CO में अंतर क्या है। तो देखिए गंध, रंग और स्वाद अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है दोस्तों, कोई रंग नहीं, कोई गंध नहीं, थोड़ा सा अम्लीय इसका स्वाद होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, ना इसमें रंग होता है, ना इसमें गंध होता है, ना इसमें स्वाद होता है। उसके बाद देखिए अगर जल में घुलनशीलता देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों कम घुलता है, लेकिन यदि आप दाब बढ़ाएंगे तो घुलनशीलता भी इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये बहुत कम घुलता है। कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। घनत्व देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व वायु से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा होता है। इसका वाष्प घनत्व क्या होता है दोस्तों, 22 होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड यह लगभग वायु के समान भारी होती है। इसका वाष्प घनत्व क्या होता है, 14 होता है। उसके बाद ज्वलनशीलता देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड ना तो जलती है ना ही जलने में सहायक है, आग भले बुझाती है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड यह जलने में सहायक नहीं है किंतु वायु में स्वयं नीली ज्वाला के साथ जलती है। जहाँ दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड जलेगी ना वहाँ नीली ज्वाला निकलेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए चूने के पानी के साथ अभिक्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड करेगा तो उसे दूधिया कर देगा, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड करेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, और शरीर पर क्रिया दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड विषैली नहीं होती है, शरीर पर कोई क्रिया नहीं होगी, और यह विषैली होती है और बहुत ज़्यादा क्रिया करेगा। उसके बाद उपयोग देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग सोडा जल बनाने में, आग बुझाने में, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे के भोजन बनाने में, और कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग ईंधन के रूप में, धातु कर्म में, फार्मिक अम्ल एवं कृत्रिम पेट्रोल बनाने में कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। अभी उधर थोड़ा से बचे हुए कार्बन के यौगिक, चलिए आइए उसे भी हम लोग शुरू करके ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों है हमारा कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक एवं उनका प्रयोग। मतलब ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन है तो वो कार्बनिक यौगिक, समझदार तो हैं। फिर देखिए धावन सोडा, पहला क्या है, धावन सोडा। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर डेकाहाइड्रेट होता है। ठीक है, इसका सूत्र होता है NO2CO3.10H2O, NO2Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट।
देखिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं कपड़े धोने में। दूसरा उपयोग कांच एवं डिटर्जेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में, कांच, डिटर्जेंट तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में। उसके बाद कठोर जल को मृदु बनाने में भी हम लोग धवल सोडा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए मार्बल, चूना या फिर कवच, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। फार्मूला होता है ये कैल्शियम, ये कार्बोनेट, CaCO3। इसका प्रयोग समुद्री जंतुओं के बाहरी आवरण, दोस्तों जो समुद्र में जीव रहते हैं ना, उनके जो बाह्य आवरण रहते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने रहते हैं, बहुत मजबूत होता है। चूना देखा है आप लोगों ने, चूना, वो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। दूसरा सीमेंट, कांच आदि बनाने में। तीसरा मार्बल जैसे निर्माण के सामान बनाने में भी किसका प्रयोग, मार्बल का, चूना, कवच, कुछ भी कह लीजिए। उसके बाद अगला हमारा बेकिंग सोडा, इसी को हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, जिसका प्रयोग पूड़ी उड़ी में किया जाता है कि पूड़ी ज़्यादा फूले। इसका जो रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, फार्मूला NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। इसका उपयोग कोक के निर्माण में, दोस्तों केक है, केक के निर्माण में, खाने का सोडा है ना, और यह कई दवाइयों जैसे प्रति अम्ल के निर्माण में प्रयुक्त होता है, खाने वाला सोडा, और आग बुझाने में। तो दोस्तों ये था आपका कार्बन, जो कि हमने करा दिया पूरा कंप्लीट। आप लोगों ने कमेंट किया था कि पूरा करा दीजिएगा, हो गया दोस्तों पूरा। ये GNV 9th और CHS 9th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितना भी दोस्तों कार्बन में था, कार्बन क्या है और कार्बन के अपर रूप, क्रिस्टलीय अपर रूप, अक्रिस्टलीय अपर रूप, साथ ही साथ कार्बन के यौगिक। आपके बुक में केवल कार्बन के यौगिक के 2 ही यौगिक दिया था, एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक भी बता दिए हैं। अगर देखिए इसमें मतलब कि 9th में उतना ज़्यादा विस्तार से नहीं दे रखा है, ठीक है। अगर आप 10th का कार्बन पढ़ लीजिए तो अगर आपको समझ आएगा तो अच्छा लगेगा, अन्यथा आप कहेंगे पता नहीं क्या चल रहा है। 10th का में कार्बन एवं उनके यौगिक चैप्टर है 4th नंबर केमिस्ट्री का, उसे में आपको IUPAC सीखने के लिए भी मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छा चैप्टर है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, उसमें आपको ढेर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल आपके जो सिलेबस में है वो इतना ही था, तो आप लोगों के लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो फिलहाल दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। यदि दोस्तों आप किसी चैप्टर पे और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप इसका करिए रिवीजन, हो सकता है अगले वीडियो या फिर एक आध 2 वीडियो छोड़ के आप लोगों के लिए हम इसके क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर देंगे। कमेंट करके बताइएगा अपलोड करें या नहीं करें। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को जाके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो हमारे चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे वीडियो को पूरा वॉच किया, और सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए भी धन्यवाद। फ़िलहाल अभी के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।